गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बजट चैप्टर के इस लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग दो चीज़ों में बातें करेंगे। पहला हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बजट, कितने तरह से बजट हमारे सामने आता है, क्योंकि बजट जब आता है तो बजट बैलेंस जरूरी नहीं कि बैलेंस हो, कभी वो डिफिसिट हो सकता है, कभी बजट सरप्लस हो सकता है। लेकिन सरप्लस वर्ड थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सरप्लस बजट होने के चांसेस कम होते हैं। सरप्लस मतलब इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम हो, ऐसा जनरली किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलता। डिफिसिट बजट के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। और फिर उसके बाद एक बजट होता है जो बैलेंस बजट होता है। कोशिश गवर्नमेंट की यही रहती है कि बजट कैसा बने, बैलेंस बने, लेकिन फ्यूचर में जाकर जब लास्ट में, क्योंकि बजट क्या है, प्लान्ड है, लास्ट में जाने के बाद ये बजट किस कैटेगरी में आ जाता है, डिफिसिट की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसके क्या इंपैक्ट होते हैं इकोनॉमी, उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है, वो सारी बातें इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बजट के टाइप्स क्या होते हैं। पहला बजट होता है बैलेंस बजट। गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस बजट इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीव्ड आर इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर जहां पर भी बराबर होंगे वो क्या होगा, बैलेंस बजट होगा। मतलब जितनी इनकम उतने ही एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट क्या होगा, वो बिल्कुल एक अलग तरह से कि इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर क्या हो, कम हो। इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीव्ड आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देन द बजट इज टर्म्ड एज सरप्लस बजट। तब इसको क्या कहा जाएगा, सरप्लस बजट। मतलब कि रिसीव्ड इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर होगा, तो ये सरप्लस बजट की कैटेगरी में आएगा। फिर डिफिसिट बजट होता है। इट एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीव्ड आर लेस देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देन द बजट इज टर्म्ड एज डिफिसिट बजट। तो यहां पर ये जस्ट उल्टा है, डिफिसिट क्या है, रिसीव्ड कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा, डिफिसिट बजट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जो डिफिसिट बजट होता है, बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, सरप्लस है तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिफिसिट बजट होता है तो यहां पर गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं उस बजट को बैलेंस करने के लिए। तो ये बजटरी डिफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रिसीव्ड। मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा और रिसीव्ड कम है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कर रही है जबकि उसकी इनकम क्या है, कम है। तो बजटरी डिफिसिट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी। एक हो सकता है रिवेन्यू डिफिसिट हो, ये सबसे डेंजर डिफिसिट होता है। दूसरा फिस्कल डिफिसिट हो सकता है, तीसरा प्राइमरी डिफिसिट हो सकता है। तो वन बाय वन देखते हैं कि रिवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, फिस्कल क्या होता है और प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है। तो रिवेन्यू डिफिसिट क्या है, रिवेन्यू डिफिसिट इज कंसर्न्ड विद द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर and revenue received of the government. It referred to excess of revenue expenditure over revenue received during the given period fiscal year. तो revenue deficit क्या हो गया, revenue expenditure minus revenue received। मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीव्ड कम है। ओरिजिनल इनकम कौन सी है, रिवेन्यू रिसीव्ड ही होती है, क्योंकि जो कैपिटल रिसीव्ड है वो तो सेल करके आया है, अपने डिसइन्वेस्टमेंट करके आया, तो वो तो इनकम है ही नहीं एक्चुअल में, वो तो मजबूरी में इनकम, बारोइंग मजबूरी में इनकम आती है। तो यहाँ पर जो हमारी इनकम थी, ओरिजिनल इनकम, वही इनकम क्या है, उससे ज्यादा हमारे खर्चे हैं। और वो भी खर्चे किसमें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब सैलरी वगैरह देने में। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, रोड्स का फॉर्मेशन, इनमें सबका खर्च हुआ ही नहीं, पहले ही वो डिफिसिट हो गई। तो ये डिफिसिट होने का सबसे पहली चीज क्या होती है, इट इंडिकेट द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ये बताता है कि गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है, वो इस तरह के एक्सपेंडिचर को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है। दूसरा, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग। गवर्नमेंट किस पोजीशन में, डिसेविंग, मतलब पास्ट भी उसका मनी नहीं, उसको रिटर्न ही करने हैं जो पैसा उसके पास था। इट आल्सो इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डिफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीव्ड। इससे क्या हो रहा है, वो कैपिटल अपने एसेट बेचकर, डिसइन्वेस्टमेंट करके, ये सारी चीजें करके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है। फिर यूज ऑफ कैपिटल रिसीव्ड फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन इकोनॉमी। इससे क्या होगा, जब डेवलपमेंट होगा ही नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो जाएगी।
मतलब डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। हाई रिवेन्यू डिफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू आइदर कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। तो ये गवर्नमेंट को एक इंडिकेशन देते हैं कि या तो अपने एक्सपेंडिचर कम करो या फिर इंक्रीज करो रेवेन्यू को अपनी। तो मीजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डिफिसिट, क्या क्या करना है, रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय अवॉइडिंग अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। अनप्रोडक्टिव अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है उनको उसको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए और कम करना चाहिए। इंक्रीज रेवेन्यू, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनकम अपनी बढ़ानी चाहिए। तो बहुत सारे सोर्सेज जो हैं, टैक्स हैं, नॉन टैक्स हैं, उनका यूज करके अपनी इनकम को उसको जनरेट करना चाहिए। सेकेंड डिफिसिट क्या था, फिस्कल डिफिसिट, यानी टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीव्ड। यहाँ पर टोटल का मतलब क्या है, रिवेन्यू एंड कैपिटल, तो दोनों का होना चाहिए। तो इट रेफर टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बारोइंग, क्योंकि इनका जो गैप होगा वो बारोइंग उधार लेके ही पूरा किया जाएगा। मेरे खर्चे ज्यादा हैं और इनकम हमारी कम है, तो हमें उसको पूरा कैसे करेंगे, बारोइंग से करेंगे। तो फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बारोइंग। इससे क्या होगा, जब फिस्कल डिफिसिट, ये जनरल डिफिसिट है जो हर इकोनॉमी में देखने को मिलता है और ज्यादातर गवर्नमेंट इसको बारोइंग से पूरा कर लेती है। डेब्ट ट्रैप बढ़ जाएगा, मतलब कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ना। तो फिस्कल डिफिसिट इंडिकेट द टोटल बारोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बारोइंग इज नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बट आल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच लीड टू द रेवेन्यू डिफिसिट। क्या होगा, हमने उधार ले रखा था, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, लेकिन इस बार फिर हम डिफिसिट में हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से उधार लेकर उसको लोन रिपे करना पड़ेगा। तो हम लोन रिपे में ही उधार लेते हुए चले जाएंगे, तो ये एक डिफिसिट सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। दूसरी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। पहले ही बताया कि जब हम दूसरी कंट्री से लोन लेकर अपना काम चला रहे हैं, एक्सपेंडिचर हमारा डिफिसिट है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज होगी, मतलब गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। गवर्नमेंट मेनली बारो फ्रॉम आरबीआई टू मीट द फिस्कल डिफिसिट। आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डिफिसिट रिक्वायरमेंट। इट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विच क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। कई बार आरबीआई क्या करेगा, बारोइंग नहीं करेगा तो खुद नोट प्रिंट करेगा, उनको ले आएगा, जिससे क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाएगा और इससे इन्फ्लेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। फॉरेन डिपेंडेंस, गवर्नमेंट आल्सो बारो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच राइजेस इट डिपेंडेंस ऑन देयर कंट्रीज। ये क्या करेगी, गवर्नमेंट बारो करेगी अदर कंट्री से, जो उसके डिपेंडेंस को इंक्रीज कर देगा, उसकी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। फिर क्या होगा, डी क्या है, हैम्पर ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ। जब हम लोन पर ही जी रहे होंगे, एक कंट्री लोन पर ही चल रही होगी, तो फ्यूचर ग्रोथ क्या हो जाएगी, उसकी चांसेस कम होंगे, क्योंकि बारोइंग इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इससे भी इकोनॉमिक कंडीशंस कहीं ना कहीं हमारी कमजोर होगी। सोर्स ऑफ द फाइनेंसिंग फिस्कल डिफिसिट, कैसे फिस्कल डिफिसिट को हम सही कर सकते हैं, तो टू सोर्सेज है मेन। पहला बारोइंग, फिस्कल डिफिसिट कैन बी मेड बाय द बारोइंग फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज जैसे पब्लिक, कमर्शियल बैंक, और एक्सटर्नल सोर्सेज है, फॉरेन गवर्नमेंट्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनसे लोन लेकर इसको पूरा किया जा सकता है। या डिफिसिट फाइनेंसिंग, कि न्यू नोट को हम इशू कर दें जिससे क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हो जाए। तो गवर्नमेंट में बारो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज टू मीट द फिस्कल डिफिसिट। आरबीआई इशू न्यू करेंसी फॉर द पर्पस, दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट नए नोट इशू कर देगी और डिफिसिट फाइनेंसिंग के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ फिस्कल डिफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बारोइंग। बारोइंग को अलग रखेंगे, उसी से पूरा करेंगे। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड प्लस कैपिटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बारोइंग करना है। या फिस्कल डिफिसिट निकालेंगे तो वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिवेन्यू रिसीव्ड को माइनस कर लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर से कैपिटल रिसीव्ड को माइनस कर लो, दोनों को प्लस कर लो। फिस्कल डिफिसिट का है कि रिवेन्यू डिफिसिट जो पहले से ही निकला हुआ है प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बारोइंग। तो कुछ भी हो तो बस एक सिंपल सा इसका डिफिनेशन हो गई कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड।
तो ये होती बारोइंग इसलिए रहता है कि ये जो डिफिसिट होता है वो बारोइंग के बराबर ही होता है। प्राइमरी डिफिसिट होता है इसका लास्ट कि इट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट करेंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बारोइंग। तो जो हमारी फिजिकल डिफिसिट आती है अगर उससे हम माइनस कर दें, क्योंकि फिजिकल डिफिसिट हम करेंट ईयर की मान रहे हैं, तो पिछली बारोइंग जो थी उसका जो इंटरेस्ट पे किया था उसको माइनस कर दिया जाए तो क्लियर हमारी आ जाएगी इस साल की कितनी थी, क्योंकि जो फिजिकल डिफिसिट है इस साल और दूसरे साल दोनों को शामिल करता है। तो ये फिजिकल डिफिसिट क्या, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डिफिसिट क्या होगा? सारे इम्प्लीकेशंस वही होंगे जो फिजिकल डिफिसिट के थे। उसके साथ साथ इट इंडिकेट हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बारोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। ये केवल एक नई चीज बता देता है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो पिछला किया गया उसके अलावा गवर्नमेंट को कितनी बारोइंग की जरूरत है। द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बारोइंग मेड इन पास्ट। तो ये हमारे पास एक था, तीनों डिफिसिट थे। और 3 डिफिसिट किस तरह से होते हैं? इसमें मेजर डिफिसिट है वो फिजिकल डिफिसिट है, उसी के जो इम्प्लीकेशंस वो प्राइमरी डिफिसिट और फिजिकल डिफिसिट दोनों में यूज हो जाते हैं। अब प्राइमरी जो डिफिसिट होता है इट इज द रूट काज ऑफ फिजिकल डिफिसिट बोला जाता है। इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट हैव कंसिडरेबली इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर। हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बारोइंग हैव ग्रेटली डिक्रीज द फिजिकल डिफिसिट। To reduce the physical deficit, interest payment should be reduced through repayment of loan as early as possible। यही बता रहा कि ये मेन कॉज है, क्योंकि हमारा लोन पे लोन बढ़ता चला जा रहा। अगर लोन हम रिपे कर लें तो हमारा फिजिकल इस तरह के डिफिसिट हमारे पास नहीं रह जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ये था चैप्टर। अब आपको 2 असाइनमेंट है यहाँ पर। पहला असाइनमेंट एक सिंपल सा कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट द गवर्नमेंट बजट डिटरमाइन नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसीव्ड, फिजिकल डिफिसिट एंड प्राइमरी डिफिसिट। ये सारी चीजें इससे निकालना है। ये असाइनमेंट नंबर 6 है, असाइनमेंट नंबर 7 भी इसी में है। ये 6 क्वेश्चंस उसके साथ में आपको करने हैं, जिससे 2 डेज का वर्क आपके पास रहेगा। ओके, थैंक यू।